जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य अध्ययन के 30 MCQ प्रश्न को, और ये 30 MCQ प्रश्न आपका व्याख्या के साथ आपको बताया जाएगा दोस्तों। और आपको बता दें कि आपके सामान्य अध्ययन में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें कवर कराए जाएंगे दोस्तों, जो कि आपके JPSC, JSSC या रेलवे SSC किसी भी एग्ज़ाम में आपका GK सेक्शन से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये GK सेक्शन का आपको टेस्ट सीरीज के रूप में आपको 30 MCQ प्रश्न बताया जाएगा, और ये 30 MCQ प्रश्न जो होगा वो व्याख्या के साथ आपको बताया जाएगा। और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज है दोस्तों, और इसमें जो है आपको टेस्ट सीरीज के तहत जो है प्रत्येक दिन आपको क्लास बाय क्लास दिया जाएगा, जिससे कि अभी जो आपका 2024 में जितने भी परीक्षाएं होनी है, जैसे कि CDPO का अभी एग्ज़ाम होना है, CGL का एग्ज़ाम होना है, या फिर जो आपका हाई कोर्ट वाला तैयारी कर रहे हैं, या लेडी सुपरवाइज़र का तैयारी कर रहे हैं, या झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, या टेक्निकल आप CGL का तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप D या NTPC किसी का भी, तो आपके इस वीडियो से जो है दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि इसमें 30 प्रश्न आपके व्याख्या के साथ आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो GK सेक्शन का सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें जो है शामिल किया गया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, या इकोनॉमी हो, या करंट अफेयर्स हो, ठीक है दोस्तों। तो जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। और एक बात बता दें दोस्तों कि अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा कि हम जो आपको बता रहे हैं, जो कंटेंट दे रहे हैं, वह कैसा कंटेंट दे रहे हैं, कैसा प्रश्न का संग्रह है दोस्तों। और ये सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछने की कितनी संभावना है, खुद आपको समझ में आने लगेगा जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, और इसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, इसके बाद आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आज का जो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, आज का पहला प्रश्न ये इकोनॉमी का है दोस्तों, कि बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है कहते हैं चालू जमा, बचत बैंक जमा, सावधि जमा, या बिना लाग लपेट का खाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सावधि जमा। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था दोस्तों, और आंसर क्या हुआ, थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि आप जब किसी बैंक में पैसा को जमा करते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं, जमा करते हैं, और जिसे पूर्व निर्धारित समय, आप कुछ समय के लिए उस पैसा को जमा करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आपकी फ़िक्स डिपॉजिट कर देते हैं पैसा को, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट आप 3 वर्ष के लिए कर देते हैं, तो आपका समय एक निर्धारित हो गया कि 3 साल के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट किया है, और पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता, यानी कि पहले आपको इस पैसा को निकासी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सावधि जमा कहते हैं। यानी कि इसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, FIX, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट इसे बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उपाय एवं युक्तियां RBI के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। अग्रिमों का भार है केंद्र सरकार के लिए, बैंकों के लिए,
राज्य सरकार के लिए या नाबार्ड के लिए? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर राज्य सरकार के लिए। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये आरबीआई के द्वारा आपका निर्धारित किया जाता है दोस्तों। और आरबीआई का आपको बता दें कि आरबीआई का जो स्थापना है वो कब हुआ है, तो 1935 में आपका आरबीआई का स्थापना हुआ है। और एकीकरण कब हुआ है दोस्तों, तो 1949 में। ठीक है, 1949 में इसका एकीकरण हुआ है और स्थापना आपका 1935 में हुआ है आरबीआई का। और इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि आपका वेज एंड मीन्स एडवांस, ठीक है, इसको बोलते हैं WMA। क्या बोलते हैं? वेज एंड मीन्स। ठीक है, WMA, इसको क्या बोलेंगे? वेज एंड मीन्स। ठीक है, WAM क्या हो जाएगा? WAM। ठीक है, तो इसका एक ये क्या है, ये एक प्रक्रम है जिसके द्वारा क्या करता है कि आरबीआई राज्य में जो अस्थायी रूप से लोन प्रदान करता है, राज्य को जो है अस्थायी रूप से लोन प्रदान करता है, उस लोन को आरबीआई WAM के माध्यम से राज्य सरकार को 90 दिनों के, कितना दिनों? 90 दिनों के अंतर्गत अवधि तक ये ऋण को या लोन को प्रदान करता है। 90 दिनों तक ये लोन को देता है किसी भी राज्य सरकार को। ठीक है, और यदि राज्य सरकार इसके समांतर सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध अगर WAM लेती है तो क्या होगा? इसे विशेष WMA कहा जाएगा। ठीक है, विशेष WMA कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न संघीय सरकार के करों में कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? इसमें से बोल रहा है कि संघीय सरकार जो है इसमें कर में कौन सा सबसे ज़्यादा देता है? सीमा शुल्क, अबकारी शुल्क, कॉरपोरेशन कर तथा आयकर, संपत्ति कर या इंटरेस्ट कर तथा उपहार कर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कॉरपोरेशन कर और आयकर कर जो है ये आपका संघीय, ठीक है, संघीय करों में सबसे अधिक महत्व या सबसे अधिक जो होता है आमद इसी सेक्टर से होता है दोस्तों। आमद यानी कि इनकम। ठीक है, तो भारत सरकार के करों में सर्वाधिक योगदान आपका इसी का रहता है। इसके बाद आपको भारत का जो राजस्व निगम का लगभग ये योगदान जो करता है इस सेक्टर से दोस्तों, ये आपका 39% करता है। कितना प्रतिशत करता है? 39% करता है। इसके बाद आयकर और इसके बाद क्या है? आयकर और आपका क्या है? उत्पाद शुल्क। ठीक है, आयकर और उत्पाद शुल्क ये कितना % करता है दोस्तों? तो उत्पाद शुल्क जो आपका करता है ये आपका 18% करता है। ठीक है, उत्पाद 18% और 39% आपका कॉरपोरेशन कर और आयकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती, बंकिम चंद्र चटर्जी, मुल्क राज आनंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो आपका क्या है? तो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम था आनंद मठ, आनंद मठ। ठीक है, इसी पुस्तक में इन्होंने आपका वंदे मातरम को लिखा था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ पुस्तक में वंदे मातरम को लिखा था और ये संविधान ने इसे जो है
राष्ट्रगीत जो घोषणा किया दोस्तों, ये आपका घोषणा कब किया? तो 24 जनवरी 1950 को इसे क्या किया? इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? यानी कि ज़मीन के अंतर्गत भारत ने पहला भूमिगत जो अपना परमाणु परीक्षण किया वो किस जगह पे किया था? राजस्थान, गुजरात, केरल या कर्नाटक? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में जो है आपका 18 मई, ठीक है, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण, ठीक है, राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर सर्वप्रथम भूमिगत यानी कि ज़मीन के अंदर ये परीक्षण किया गया था दोस्तों। और प्रथम परीक्षण के 24 वर्ष के बाद ये जो परीक्षण किया गया इसके 24 वर्ष बाद आपका 13 मई 1998 को 13 मई, ठीक है, 13 मई 1998 ईस्वी को भारत ने पोखरण में ही 5 और सफल परीक्षण किए। ठीक है, कब किया? 24 वर्ष बाद 5 फिर से किया, 5 फिर से आपका क्या किया? ये परीक्षण किया। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कब किया? तो 18 मई 1974 को कहाँ किया? तो पोखरण राजस्थान में, और ये भूमिगत था। ठीक है, परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन सा भारतीय धार्मिक त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? पगोडा मेला, गणेश चतुर्थी, कुरुक्षेत्र या कुंभ मेला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ मेला आपका बता दें हम कि ये आपका वर्ष में 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि 12 साल के बाद ये कुंभ मेला मनाया जाता है। और ये कुंभ मेला जो आयोजित की जाती है ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये नासिक में। कहाँ पड़ता है आपका? नासिक। ठीक है, नासिक में आपका कुंभ मेला है। और नासिक का है तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका नासिक पड़ता है दोस्तों। और बता दें आपको कुंभ मेला के अंतर्गत नासिक में हो गया। फिर आपका जो कुंभ का आयोजन किया जाता है वो उज्जैन, कहाँ किया जाता है? उज्जैन में। और ये उज्जैन जो पड़ता है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है आपका। ठीक है, और फिर एक है आपका क्या है? एक आपका है प्रयाग। और ये प्रयाग कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका यूपी में। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? एक नासिक में है कुंभ मेला आपका, एक नासिक महाराष्ट्र में, प्रयाग यूपी में, उज्जैन एमपी में। ठीक है, और आपका और एक है हरिद्वार। और ये हरिद्वार जो है आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक है, और ये 12 वर्ष पर बारी बारी से एक एक करके जो है बारी से ये इन जगहों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो इसको भी आप याद रखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्क संघ है, सार्क जो है संघ है यूरोपीय देशों का, तेल निर्यात देशों का, दक्षिण एशियाई देशों का या दक्षिण अमेरिका देशों का? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण एशियाई देशों का जो है ये सार्क एक संगठन है। और सार्क संगठन में आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्र जो है इसी का एक संगठन है सार्क। ठीक है, इसको अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं SAARC। ठीक है,
इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं दोस्तों। और आपका इसमें जो मतलब स्थापना जो इसका हुआ है वो स्थापना कब हुआ है, तो इसका स्थापना आपका हो गया है 7 से 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। 7 से 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुआ है और इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू और ये काठमांडू जो पड़ता है आपका नेपाल में पड़ता है, ठीक है। काठमांडू कहाँ है, आपका नेपाल में पड़ता है काठमांडू। और इसमें जो सदस्य देश हैं दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें जो सदस्य आपका देश है वो सदस्य देश कौन कौन सा है, तो इसमें आपका भारत, ठीक है, भारत हो गया। इसके बाद आपका पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के बाद आपका बांग्लादेश के बाद नेपाल हो गया। नेपाल के बाद भूटान, ठीक है। भूटान के बाद आपका श्रीलंका हो गया। श्रीलंका के बाद आपका मालदीव हो गया। मालदीव हो गया। और मालदीव के बाद आपका अफ़गानिस्तान हो गया। अफ़गानिस्तान, तो इसे भी आप याद कर लीजिए साथ में दोस्तों। और आपको बता दें कि ये आपके जो है जितने पड़ोसी देश हैं, ठीक है, आप इंडिया के जितने पड़ोसी देश हैं ये सभी देश जो है ये सार्क जो है इसका संगठन में शामिल हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका स्थापना भी बता दिए, कहाँ है ये भी बता दिए, और कितने देश हैं ये भी बता दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निर्मित पहली पिक्चर फिल्म टॉकी थी। भारत में जो पहला फिल्म निर्मित हुआ था दोस्तों, पहला फिल्म बना था वो कौन सा था? हातिम ताई, आलम आरा, पुंडलिक या राजा हरिश्चंद्र। तो इसका आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आलम आरा। भारत में निर्मित पहला फिल्म जो है वह आपका क्या है? आलम आरा है दोस्तों। और ये फिल्म आपका जो है कब बना है? तो ये फिल्म आपका जो बना है दोस्तों वो आपका 14 मार्च, ठीक है, 14 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है। आलम आरा जो फिल्म बना है ये 14 मार्च 1931 ईस्वी को बना है। और इसका निर्माता और निर्देशक जो हैं दोस्तों वह ईरानी, ठीक है, आदेर शीर, क्या है नाम है उसका? आदेर शीर ईरानी, ठीक है, ईरानी इसका क्या है? निर्माता है दोस्तों। और ये भारत की पहली बोलती फिल्म है दोस्तों। आलम आरा जो है आपका भारत की पहली बोलती फिल्म है। और मुंबई के मैजेस्टिक थिएटर में इसका मतलब ये शो चलाया गया था। कहाँ पे? मुंबई में। कौन सा थिएटर में? तो मैजेस्टिक थिएटर मुंबई में, ठीक है, मुंबई में इसे चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? शाह कमीशन, नानावटी कमीशन, बलवंत राय समिति या लिबर हान कमीशन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलवंत राय समिति, ठीक है। बलवंत राय समिति ने ही आपका पंचायती राज का सिफारिश किया था। और भारत सरकार द्वारा आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति जो था इसका जो है त्रिस्तरीय मॉडल, ठीक है, इसका जो है त्रिस्तरीय मॉडल को आपका अपनाया था दोस्तों पंचायती राज प्रणाली। और ये त्रिस्तरीय में आपको बता दें कि सबसे पहला स्तर आपका ग्राम स्तर है,
क्या है दोस्तों, ग्राम स्तर का है। दूसरा में आपका क्या है, प्रखंड है। और तीसरा में आपका जिला है। ठीक है, तीसरा में आपका क्या है, तो ये जिला है। तो आपका ये 3 स्तर का है दोस्तों। और इसका जो जिला परिषद स्थापना मतलब ये 3 खंड में इसको बांट दिया गया दोस्तों। और इसका जो योजना का उद्घाटन पहले जो हुआ, ये कहाँ लागू हुआ पंचायती राज सबसे पहले दोस्तों, तो आपके भारत में ये पंचायती राज सबसे पहले जो लागू हुआ था वो आपको बता दें कि ये राजस्थान में लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है, नागौर जिला में, ये राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम कब, तो आपका 1959 में। ठीक है, 57 में इन्होंने 1957 में ये त्रिस्तरीय पंचायती का बलवंत राय समिति ने एक सुझाव दिया सरकार को, और सरकार ने राजस्थान के नागौर जिला में 1959 ईस्वी को इसे जो है लागू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है, अधिकार, वृक्ष, परमादेश, बंदी प्रत्याक्षीकरण या सर्टिओरिएज। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बंदी प्रत्याक्षीकरण जो है ये आपका व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है, यानी कि आपका स्वतंत्रता का जो संरक्षण करता है ये बंदी प्रत्याक्षीकरण जो है हवियस कॉर्पस। ठीक है, ये आपका क्या करता है, स्वतंत्र संरक्षण करता है। तो आपको बता दें कि बंदी प्रत्याक्षीकरण के को निरंकुश और विधिहीन राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु मौलिक उपकरण माना जाता है। क्या माना जाता है, मौलिक उपकरण माना जाता है इसे दोस्तों। ठीक है, और न्यायालय के विरुद्ध जो है व्यक्ति को सशरीर अपने सामने प्रस्तुत किए जाने हेतु यह एक रीट है। बंदी प्रत्याक्षीकरण क्या है, ये आपका एक रीट है, न्यायालय के समक्ष आपको प्रस्तुत करने के लिए एक ये क्या होता है, रीट होता है। ठीक है, यदि इस प्रकार का संरोध अवैध पाया जाए तो निरुद्ध व्यक्ति को रिहा कर दिया जाएगा। यानी कि आपका बंदी प्रत्याक्षीकरण जो है आपका अगर गलत पाया जाता है तो आपको क्या होगा, वहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। और लैटिन भाषा में इसे जो है बंदी प्रत्याक्षीकरण का जो अर्थ होता है दोस्तों, ये क्या होता है, निरुद्ध व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। ये बंदी प्रत्याक्षीकरण जो है ये लैटिन शब्द है, और इसे जो है निरुद्ध व्यक्ति को सशरीर क्या है, मतलब प्रस्तुत करना, ये हिंदी में इसका अर्थ होता है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपका आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उत्पादन के 3 प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, भूमि, बाजार, श्रम। भूमि, श्रम, पूंजी, बाजार, पूंजी, श्रम, पूंजी, भूमि, बाजार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा भूमि, श्रम और पूंजी। यानी कि आपके पास ज़मीन भी होना चाहिए, आपके पास काम करने के लिए मजदूर भी होना चाहिए, इसके बाद आपके पास पूंजी भी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास भूमि होना चाहिए। ठीक है, भूमि के बाद आपके पास काम करने वाला वर्कर होना चाहिए, फिर आपके पास पूंजी होना चाहिए, तब आप जो है किसी भी चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमावर्ती सूची का हिस्सा है। इसमें से कौन सा आपका सीमावर्ती सूची का हिस्सा है दोस्तों, तो इसका पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक या किसी अपराधी का एक राज्य से दूसरे राज्य में निष्कासन, भारत में तीर्थयात्रा या प्रकाश स्तंभ
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। किसी भी अपराधी का एक राज्य से दूसरे राज्य में निष्कासन, ये जो है सीमावर्ती सूची का हिस्सा है। ठीक है, तो आपका ये जो विषय है दोस्तों, आपको बता दें हम कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कैदियों को ले जाने के लिए सीमावर्ती सूची के अधीन का एक विषय है। यानी कि मान लिया जाए आप अगर झारखंड का कोई कैदी है दोस्तों, तो उसे चाहे तो बिहार के भी किसी भी जेल में या बंगाल के किसी जेल में उसे शिफ्ट करके रख सकता है। ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आपका भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, ठीक है, समवर्ती सूची में आपका 7वीं अनुसूची में दी गई 52 विषयों की एक सूची है दोस्तों। 7वीं अनुसूची में 52 विषयों की एक सूची है, जिसमें से केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा विचार किए जाने वाली विषयों को शामिल किया गया है। आपका जो है ये समवर्ती सूची क्या होता है, तो समवर्ती सूची जो होता है कि राज्य और केंद्र ये दोनों सरकार का कुछ मिला जुला कानून होता है, और इसी कानून को जो नाम दिया गया है, जिसमें रखा गया है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। और संघ सूची केंद्र सरकार का होता है, और राज्य सूची जो है ये आपका राज्य का होता है। ठीक है, और समवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों का होता है। तो इसमें कितने विषय हैं, तो 52 विषय है, और ये 7वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2001 में भारत के किस शहर में साइबर अपराध को रोकने के लिए देश का पहला साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया था? चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली या बेंगलोर? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बेंगलोर। ठीक है, सबसे पहले जो आपका मतलब साइबर अपराध के लिए पुलिस स्टेशन या थाना जो खोला गया दोस्तों, वो आपका बेंगलोर में खोला गया था। ये 2001 में भारत के किस शहर साइबर अपराध, ठीक है, तो ये आपका जो खोला गया था बेंगलोर में, ये 30 अगस्त को, आपको बता दें हम 30 अगस्त को 2018, ठीक है, 30 अगस्त 2018 को गृह मंत्री एम मल्लिका अर्जुन खड़गे, ठीक है, गृह मंत्री कौन था दोस्तों, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे जो थे ये गृह मंत्री थे, और इसी के देखरेख में देश के पहले साइबर अपराध पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया था, ये बेंगलोर में। और साइबर अपराध पुलिस स्टेशन जो काटेंट हाउस डिटेक्टिव के कोर के मुख्यालय में स्थित है दोस्तों, और पूरा राज्य इसके अधिकार क्षेत्र में आता है, और हर पल मतलब हर एक समय ये साइबर अपराध साइबर थाना के जो वहाँ पे काम करने वाले हैं वो 24 घंटा वहाँ पे कार्यरत रहते हैं। ठीक है, तो ये कब आपका 2001 का ये प्रावधान है, लेकिन कि आपका जो ये बना है दोस्तों 30 अगस्त 2018 को। ठीक है, और बेंगलोर शहर में इसे पहला स्थापित किया गया है। किसके गृह मंत्री कौन था, तो आपका मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा घोटाला सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उजागर हुआ? यानी कि इसमें से आपको दिया गया है ऑप्शन, इसमें से कौन सा घटोला जो है आपका अधिकार अधिनियम के तहत उजागर हुआ? आदर्श आवासीय घटोला, 4G घटोला या कॉल ब्लॉक घटोला? तो आपका ऑप्शन है BC, ABC, AB या AC। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा A और C, यानी कि आदर्श आवासीय घोटाला और कोल ब्लॉक घोटाला। ये दोनों घोटाला जो है आपका अधिकार अधिनियम, ठीक है, अधिकार अधिनियम के तहत जो है ये घोटाला का उजागर किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1939 में हुए
त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी का पसंदीदा उम्मीदवार कौन था? सुभाष चंद्र बोस, पट्टामी सितार मैया या जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पट्टामी सितार मैया। ठीक है, ये जो था महात्मा गांधी का पसंदीदा उम्मीदवार था। और आपको हम बता दें कि भोगराजू पट्टाभी सितार मैया भारत के मतलब प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है, जो कि गांधी के साथ कई आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया। और ये पैसे से एक पत्रकार थे दोस्तों, और इन्होंने दक्षिण भारत में स्वतंत्रता का मतलब अलग जगाया था। बहुत सारे आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उन्हें राष्ट्रीय हित को दूसरे हितों के मुकाबले हमेशा क्या होता है, प्राथमिकता में रखा जाता है, मतलब रखा दोस्तों। और सितार मैया जो है राष्ट्र पितामह जो महात्मा गांधी हैं, इसके प्रमुख सहयोगी के साथ मतलब सहयोगी थे, इसके प्रमुख सहयोगी थे। जब 1939 में कांग्रेस का जो त्रिपुरा में अधिवेशन चल रहा था, उस टाइम जो है सितार मैया और आपका जो है सुभाष चंद्र बोस क्या हुए थे, आपके पराजित हो गए थे। किससे? सुभाष चंद्र बोस से आपका सितार मैया पराजित हो गए थे दोस्तों। ठीक है, तो जब पराजित हो गए तो महात्मा गांधी ने उसकी हार को क्या बोला था, वो अपनी हार कहा था। महात्मा गांधी ने जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में मतलब आपका क्या हुआ था, एक निर्वाचन हुआ था कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन का समय, ये सितार मैया हार गया और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तो इसकी हार को महात्मा गांधी ने अपनी हार माना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? दिल्ली, गोवा, सिक्किम या पुडुचेरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा पुडुचेरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो विधानसभा सीटों की संख्या है वह कितनी है? तो 30 सीट है यहाँ। ठीक है, विधानसभा की पुडुचेरी में कुल 30 सीट है, और ये भारत के सबसे छोटे विधानसभा मतलब राज्यों में से आते हैं दोस्तों। और राज्यों में अगर बात किया जाए, ये तो पुडुचेरी आपका क्या हो गया दोस्तों, ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। और लेकिन कि राज्यों में अगर बात किया जाए तो राज्यों में आपका याद कर लीजिए आप कि सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम है राज्यों में, और यहाँ पे जो सिक्किम में जो है ये कुल 20 विधानसभा सीट है। ठीक है, तो अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पुडुचेरी हो जाएगा। लेकिन कि अगर राज्यों की बात किया जाए तो सबसे छोटा जो राज्य है विधानसभा के क्षेत्र मतलब विधानसभा के दृष्टिकोण से, तो वो आपका सिक्किम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए किस कमेटी का गठन किया गया, जिसने राज्य के अविभाज्य रूप को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किया? दांडेकर कमेटी, भगवती कमेटी, पंछी आयोग या श्री कृष्णा कमेटी? यानी कि आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ दोस्तों, तो किस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो है तेलंगाना अलग हुआ था? तो इस कमेटी का नाम क्या था? श्री कृष्णा कमेटी। ठीक है, केंद्र सरकार ने आपका 13 फरवरी 2010 को ही आपका तेलंगाना के लिए अलग राज्य मांग का संदर्भ चल रहा था। उसी संदर्भ में आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक कमेटी बनाया गया दोस्तों, और ये कमेटी में 5 सदस्य थे। कितना सदस्य थे? इस कमेटी में कुल 5 मेंबर या 5 सदस्य थे श्री कृष्णा कमेटी में। और इसने अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा कि आंध्र प्रदेश के विभाजन से राज्य के बाहर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। क्यों दोस्तों? कि यह न केवल अन्य समान मांगों को पूरा करेगी, बल्कि राज्य के पुनर्गठन के बाद पहली बार यह होगा कि भाषाई रूप से गठित राज्य को विभाजित करने की राजनीतिक मांग केंद्र सरकार द्वारा
दो तेलुगु बोलने वाले राज्य के निर्माण के साथ स्वीकार की जाएगी। यानी कि भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था और उसी पे बोल रहा है कि आपका जो क्या बोलते हैं कि भाषा के आधार पे दो राज्य मतलब कैसे बटेगा दोस्तों। लेकिन कि इन्होंने इस रिपोर्ट को अपना कमेटी ने अपना रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और फिर उस रिपोर्ट के आधार पे आपका तेलंगाना जो है वो अलग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पनामा नहर जोड़ता है। पनामा नहर जो है दोस्तों ये किसको जोड़ता है? कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जो है ये पनामा नहर क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कि ये पनामा नहर जो है ये मानव निर्मित नहर है। ठीक है, और ये एक जलमार्ग है जिसके द्वारा जो है जलयान इसमें बहुत सारा मतलब जहाज़ यहाँ पे एक रास्ता है दोस्तों आने जाने के लिए और इसमें पानी वाला जहाज़ जो है वो गुजरता है। ये प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर जो है अटलांटिक महासागर को क्या करता है? जोड़ता है। इस नहर की जो कुल लंबाई है वो आपका 82 किलोमीटर है। ठीक है, 82 किलोमीटर है। अगर इसकी औसत चौड़ाई देखा जाए दोस्तों तो औसत चौड़ाई आपका इसका जो है ये 90 मीटर है। ठीक है, और अगर इसकी गहराई देखा जाए तो गहराई आपका 12 मीटर है। और यह नहर पनामा जो है ये स्थल मध्य स्थल डमरू मध्य को जो है ये काटते हुए निर्मित एक नहर है दोस्तों, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या है कि यह जलमार्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही प्रमुख है। क्योंकि पनामा नहर जो है वर्तमान में ये कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, USA संयुक्त राज्य अमेरिका से ये पनामा नहर पे जो है नियंत्रण रखा जाता है। और पनामा नहर को आधिकारिक रूप से आपका 15 अगस्त 1914 को ये खोल दिया गया था। ठीक है, सभी के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मुग़ल शासक जहांगीर के बाद जब तक कि शाहजहां गद्दी पर नहीं बैठा वास्तविक मुग़ल शासक कौन था? वास्तविक मुग़ल शासक जब तक आपका जहांगीर के बाद शाहजहां गद्दी पर जब तक नहीं बैठा दोस्तों तो उस टाइम तक मुग़ल शासक कौन था? राजकुमार शहरयार या शेर अफ़गान या राजकुमार रहीम या राजकुमार खुसरो। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शहरयार। ठीक है, जब तक आपका शाहजहां गद्दी पर नहीं बैठा था जहांगीर के बाद तब तक जो है वहाँ के जो राजगद्दी पर बैठा रहा वास्तविक जो मुग़ल शासक रहा वो कौन रहा? राजकुमार शहरयार। ठीक है, ये शहरयार जो था ये मिर्ज़ा जो था शहरयार, इसका क्या नाम था? शहरयार मिर्ज़ा। ठीक है, ये मुग़ल सम्राट जहांगीर का सबसे छोटा बेटा था दोस्तों, ये सबसे छोटा बेटा था। और उसने जो है नूरजहां की उसके प्रथम पति, ठीक है, नूरजहां के जो प्रथम पति शेर अफ़गान से अपनी पुत्री से विवाह किया था। और जहांगीर की मृत्यु के बाद शहरयार को क्या हुआ? शहरयार को लाहौर के बादशाह घोषित कर दिया गया। जब जहांगीर मर गया तो लाहौर में जो बादशाह घोषित किया ये शहरयार को ही कर दिया दोस्तों। और शहरयार बाद में बादशाह बनने के योग्य नहीं रखता था, उसमें से व्यक्तिगत प्रतिभा एवं राज्यचित योग्यता का अभाव था। और शाहजहां के ससुर आसफ खां ने शहरयार को शीघ्र ही पराजित करके बंदी बना लिया। इसे क्या किया दोस्तों? शाहजहां ने इसे पराजित कर और के बंदी बना लिया। और शाहजहां के मार्ग का कांटा क्या हुआ? अब साफ हो गया। और वो क्या हुआ कि वो
अपना गद्दी पर बैठ गए और मुग़ल शासक को अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि महामारी के दौरान सरकार खाली जगह मूल अधिकारों को आम जनता के हितों में प्रतिबंधित कर सकता है। यानी कि मूल अधिकार जो आपके हैं, वो आम जनता का जो मूल अधिकार है वो किस मतलब कंडीशन में, महामारी के कंडीशन में कौन सा अधिकार को आपका प्रतिबंधित कर सकता है। तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी कि जब कोई महामारी होता है दोस्तों, उस महामारी के दौरान अगर सरकार चाहे तो आपके जो मूल अधिकार के अंतर्गत आपका स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इस अधिकार को आपका उस टाइम जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। और ये स्वतंत्रता का अधिकार आपको बता दें कि ये अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक आपका क्या है, तो मौलिक अधिकार दिया हुआ है। आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है, राइट टू फ्रीडम, ये जो आपको दिया गया है, ये आपका अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक आपको दिया गया है दोस्तों। और ये 44वें संविधान संशोधन, आपके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई। यानी कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपकी जो संपत्ति का जो अधिकार था उसे ख़त्म कर दिया गया। अब नागरिकों को केवल 6 स्वतंत्रताएं ही प्राप्त है। आपको जो है केवल आपको 6 प्रकार के स्वतंत्रता ही प्राप्त है दोस्तों। देश के किसी भी क्षेत्र में आप भारतीय का नागरिक का स्वतंत्रता का अधिकार है। हालांकि सरकार इस अधिकार पर आम जन की हित के लिए तर्कपूर्ण जो है प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी महामारी होता है तो उस टाइम आपका किसी भी अगर चाहे तो आपके स्वतंत्रता के अधिकार को ख़त्म किया जा सकता है, रोका जा सकता है, यानी कि उस टाइम हासिल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं। तो इसका जो आपका ऑप्शन है दोस्तों, जेवी जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने मतलब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक नामक जो है इसकी रचना की थी। और ये रचना आपका बता दें कि 1867 में इन्होंने किया था। और इन्होंने और एक रचना किया था, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ये रचना जो था दोस्तों इसका 1870 में किया था दादा भाई नौरोजी ने। और एक रचना किया था ऑन दी कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये 71 में किया था। ठीक है, 1871 में। तो आपको नाम बताए, आप वीडियो को रोक के सुन लीजिए फिर से दोस्तों, क्योंकि लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको हम लिख के नहीं बता सकते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1881 के केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। लाल मोहन घोष, मदन मोहन मालवीय, आनंद चारलू, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा आपका। और ये कब किया था, तो आपका 1881 में केसरी नामक जो है ये मराठा अखबार था दोस्तों, मराठा अखबार की स्थापना किया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, और ये कहाँ किया था, तो आपका बम्बई में, क्योंकि उस टाइम जो है बम्बई बोला जाता था दोस्तों, तो बम्बई में किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारी के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया। बी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, सचिन सन्याल या रास बिहारी बोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी.डी. सावरकर हो जाएगा। ठीक है, बी.डी. सावरकर ने ये आपका कहाँ किया था, तो ये महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी संघ के प्रथम विनायक दामोदर सावरकर, इसका पूरा नाम क्या था बी.डी. सावरकर का,
विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में कहाँ दोस्तों, तो महाराष्ट्र में प्रथम जो था ये आपका संघ में से ये प्रथम स्थान ये रखता था, ठीक है, अभिनव भारत में। और अभिनव भारत नामक एक संगठन बनाया और इस संगठन में सावरकर ने 1899 में ये स्थापना मित्र मेला नामक, कहाँ किया था दोस्तों, मित्र मेला नामक स्थान पे इन्होंने किया था। और अभिनव भारत समाज के रूप में इसे एक प्रसिद्धि मिला था बीडी सावरकर को। और इस संगठन की जो शाखाएं हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रांत के इलाकों में मतलब मुख्य रूप से ये सक्रिय हो गए दोस्तों। और इस संस्था का जो मुख्य सदस्य थे अनंत लक्ष्मण करकेर ने नासिक ज़िले में मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो इस अभिनव भारत जो समाज था इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रूप से आपका मध्य भारत और आपके महाराष्ट्र के क्षेत्र में भूमिका निभाई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंज? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, लॉर्ड कर्जन। जब बंगाल का विभाजन हो रहा था 1905 में, उस टाइम जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे आपका लॉर्ड कर्जन थे दोस्तों। और लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था आपका भारत के ब्रिटिश साम्राज्य का ये उच्चतम बिंदु माना जाता है, क्योंकि इसी में आपका बंगाल का विभाजन किया गया था। और भारतीय राष्ट्रवाद पर जो है एक मतलब क्या बोलें, एक पहल किया गया था, एक प्रहार किया गया था, जो कि आपका कब हुआ था बंगाल विभाजन, तो आपका 20 जुलाई को, ठीक है, JULY जुलाई को 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था दोस्तों। और इसकी निर्णय का जो घोषणा हुआ ये 16 अगस्त को हुआ, मतलब 16 अगस्त को ही हो गया था। सॉरी दोस्तों, 16 अगस्त को 20 जुलाई को ये प्रस्ताव दिया और 16 अगस्त 1905 को जो है इसका निर्णय का घोषणा कर दिया गया दोस्तों। और 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये इसी दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। शोक दिवस याद रखिएगा दोस्तों, शोक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि आपका मतलब दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार आपका 12 दिसंबर 1911 को आपका दिल्ली दरबार लगा। और इसी दिल्ली दरबार में आपका जो है सम्राट ने बंगाल विभाजन को क्या क्या रद्द कर दिया। और जो आपका राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करता था, इस कलकत्ता से राजधानी को उठा के क्या ले गया, दिल्ली कर दिया गया, ठीक है। इसी मतलब दिल्ली दरबार में ये हुआ था 1911 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? यशपाल, भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह या सूर्य सेन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगवती चरण वोहरा के द्वारा ये पुस्तक आपका लिखा गया है दोस्तों। और आपको थोड़ा सा हम बता दें कि ये भी आपका जो थे एक महान स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे। और इसकी जो मृत्यु हो गई दोस्तों ये आपका 1930 में मतलब 1930 में जो लाहौर, ठीक है, लाहौर में बम जो है ये बम के परीक्षण के दौरान ही इसकी जो है मृत्यु हो जाती है भगवती चरण वोहरा का। और सूर्य सेन ने इंडिया रिपब्लिक आर्मी, सूर्य सेन ने क्या किया था, तो आपका इंडियन रिपब्लिक आर्मी का स्थापना किया था। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य
कर दिया था, आपका जो है पाकिस्तान मांग को अमान्य कर दिया था, क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन या माउंटबेटन। तो इसका जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन जो है आपका है भारत कब आया था, तो ये भारत आपका आया था 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च 1946 को आपका ये कैबिनेट मिशन भारत आता है दोस्तों। इसमें जो है ये 3 सदस्यीय कमेटी था। ये 3 सदस्य कौन कौन थे, तो स्टेफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। ये नाम आपको बोल रहे हैं दोस्तों, लिखना पॉसिबल नहीं है, बार बार आपको बोल रहे हैं कि आप कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं इसे। ठीक है, कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति आपके यहाँ पे आया था, फिर से नाम बता दे रहे हैं आपको, स्टेफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस जो है, ये 3 व्यक्ति आपका कैबिनेट मिशन के तहत भारत आया था। और मिशन प्रस्तावों में मुस्लिम लीग का जो पाकिस्तान की मांग जो है वो ठुकरा दिया था। ठीक है, उस मांग को ठुकरा दिया था। इसके जो है अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं होगा, इसके अपने प्रस्तावों को यह घोषणा भारत का एक प्रांत होगा, भारत क्या होगा, एक प्रांत होगा। ये कैबिनेट मिशन का ये घोषणा था दोस्तों, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी राज्य दोनों शामिल होंगे। ये प्रावधान मतलब ये घोषणा पत्र में था। और आपका था कि विदेशी मामले, प्रतीक्षा तथा संचार सघन केंद्रीय सरकार के अधीन होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। ये किसने बोला था, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल या क्वींसलैंड एटली। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा क्लीवलैंड एटली। ठीक है, क्लीवलैंड एटली ने आपका पहले ही बोल दिया था कि ब्रिटिश के जो श्रमिक दल के प्रधानमंत्री थे, ये कौन थे दोस्तों, क्लीवलैंड एटली। तो आपका ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे और ये किस दल से थे, तो श्रमिक दल से थे। ठीक है, आप कॉपी पेन लेके ये सब सारा नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और हाउस ऑफ कॉमन्स में जब एक कमेटी का गठन हुआ था, उसमें से आपका 20 फरवरी 1947 का एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए 30 जून 1948, ठीक है, 30 जून 1948 तक ये ब्रिटिश ने घोषणा किया कि भारत को स्वतंत्रता देने का इन्होंने बात बोला दोस्तों। और 3 जून 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने क्या किया, कब, 3 जून, ठीक है, 3 जून 1947 ईस्वी को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में विभाजन योजना 3 जून योजना की जो है ये घोषणा कर दिया। ठीक है, 3 जून को ही घोषणा कर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये तो पूरा नहीं दिख रहा है, चलिए दोस्तों कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं लक्षद्वीप और मालद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप और मालद्वीप। और चौथा ऑप्शन को मान लीजिए इनमें से कोई नहीं दोस्तों, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में क्या है, ये 10 डिग्री चैनल आपका गुजरता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बता दें दोस्तों कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है ये आपका कितना, अंडमान और निकोबार को ये अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता दें, 8 डिग्री चैनल जो है, ये 8 डिग्री चैनल आपका मालद्वीप को अलग करता है मिनिकॉय द्वीप से। ठीक है, मालद्वीप को अलग करता है मिनिकॉय द्वीप से। और 9 डिग्री जो चैनल है दोस्तों, ये आपका लक्षद्वीप और
मिनिकॉय, ये 9 डिग्री, और 8 डिग्री में मालदीव और मिनिकॉय, और 10 डिग्री में आपका अंडमान और निकोबार। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है तीनों का तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, यानी कि इसमें से उत्तराखंड में कौन सा दर्रा नहीं है। लेपुलेख, सिपकीला, या नितिन दर्रा, या मुलिंग ला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सिपकीला, ये दर्रा जो है आपका उत्तराखंड में नहीं है। बाद बाकी उत्तराखंड में जो आपके दर्रा पाए जाते हैं, आपका हम नाम बता देते हैं, आप ध्यान से लिख लीजिए। नीति दर्रा, माना दर्रा, लेपुलेख दर्रा, मुलिंग दर्रा, ठीक है, मुलिंग दर्रा हो गया। फिर आपका ला दर्रा, ये इतना दर्रा क्या है आपका वहाँ पाया जाता है उत्तराखंड में दोस्तों, ठीक है। और आपका जो है ये सिपकीला दर्रा जो आपका पाया जाता है ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है सिपकीला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और जो आपका कन्नौज ज़िला पड़ता है, कन्नौज ज़िला को तिब्बत से क्या करता है, ये जोड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों आपका, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीपीय में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सा है। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती या कोयना। नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ताप्ती, ठीक है। भारत क्या बोल रहा है, प्रायद्वीप से पश्चिम की ओर बहने वाला सबसे अगर लंबी नदी बात किया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ताप्ती हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दें थोड़ा सा हम कि भारत में पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो आपका नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है और माही है, ठीक है। ये 4 नदियां आपके पश्चिम की ओर बहते हैं। और इन नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वह नर्मदा की है, और नर्मदा जो है आपका 1300 किलोमीटर का ये दूरी तय करता है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की ये 5वीं सबसे लंबी नदी है। जबकि भारतीय प्रायद्वीपीय में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी, क्योंकि यहाँ दूसरी पूछा था दोस्तों, सबसे लंबी आपका नर्मदा हो जाएगा और दूसरी क्या हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा। तो दूसरी का कितना है 724, ताप्ती का 224 किलोमीटर और नर्मदा का आपका 1300 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यह नदी जो है मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, ठीक है। यहाँ से ये नदी आपका ताप्ती नदी निकलता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही था दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, आपको बहुत सारी जानकारी भी तो इस वीडियो में मिल गई। तो जो दोस्त नए देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।